नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सत्योलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी जी। मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त भारत एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस पे काम किया जा रहा है। ना सिर्फ हमारे हथियारों की फैक्ट्रीज को तैयार किया जा रहा है, मिसाइल्स, जेट्स, वेपन्स, सबमरीन्स, यू नेम इट एंड वी हैव इट। उनका इम्प्रूवमेंट, उनके अंदर नीडेड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी एंड मेनी अदर्स, दैट इज वन साइड। एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जिसको जयशंकर जी रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज ऑन द फ्रंट फुट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी लड़ाई जो है पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो इज नथिंग लेस देन अ गर्ल डांसिंग, जिसके ऊपर जितना पैसा आप फेंकेंगे वो उसके लिए नाचेगी। इट्स समथिंग लाइक दैट। चाइना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बट चाइना से बढ़कर जो एक बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डैश। बाकी आप समझदार हैं। अमेरिका का घेराव करने के लिए हम इंडियन ओशन से सारे के सारे वॉर्स को कोशिश कर रहे हैं। वी आर टेकिंग देम टू द मेडिटेरेनियन एंड टू द एटलांटिक। अगर आप देखें तो फोकस एरिया क्या रहा है अमेरिका का? अमेरिका का फोकस एरिया रहा है कि द वॉर शुड बी ब्रॉट इन द वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, वियतनाम एंड अदर प्लेसेस, सो दैट इंडिया के आस आप उनके घर से दूर और इंडिया के आसपास में एक लड़ाई का माहौल बनाकर रखें। इंडिया इज फॉलोइंग अ बेटर स्ट्रैटेजी देयर। हम अपने टर्फ को छोड़कर अब हम चीजें उनकी टर्फ पर लेकर जा रहे हैं। टर्की को घेरना, साइप्रस, आर्मीनिया, ग्रीस की बात अगर हम करें, या फिर मेडिटेरेनियन में लेकर जाना, या फिर अब अटलांटिक की तरफ जाना, अर्जेंटीना, अगर आप बात करें ब्राजील, ये सारी कंट्रीज कहाँ है? अटलांटिक ओशन में है। बात करते हैं किस तरीके से शह और मात की गेम खेली जा रही है। अ वेरी वार्म वेलकम आदि भाई, द ओवर टू यू। आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा और आपको भी। तो ये भारत की दो नीतियां हैं, महासागर नीति और दूसरी लुक ईस्ट पॉलिसी। और महासागर नीति में भारत समुद्रों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट पैसिफिक और अटलांटिक। इंडियन ओशन तो भारत का ऑलरेडी कंट्रोल रीजन है। इंडियन ओशन रीजन में भारत से बड़ी कोई सेना है नहीं और वहाँ पे भारत का एकमात्र वर्चस्व है। यद्यपि सारी नेवी इंक्लूडिंग यूएस नेवी समुद्र में सब लोग कोऑपरेट करते हैं अनलेस दे आर इन द टाइम ऑफ वॉर। जैसे कि रिसेंटली भारत ने चाइनीज शिप्स को भी प्रोटेक्ट किया था ना। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा गेम चल रहा है और इसमें बड़ा स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है। मैंने लूजली यूज़ किया, मतलब मेरा मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस चल रहे हैं सभी देशों के। और पहली बार गायत्री जी मुझे लग रहा है कि भारत अपनी शक्ति को पहचान गया है पहली बार। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप की वजह से है और उनकी लीडरशिप की वजह से ही एस जयशंकर जी जो है इतना इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने मंत्रियों की बात को सुनते हैं। जो भी उनके बारे में गलत फैलाया जाता है वो गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का सुन रहे हैं ना। मेरा कोई बीजेपी से कनेक्शन नहीं है, ना भारतीय गवर्नमेंट से कनेक्शन है, ना मेरा अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन है। तो एज एन इंडिपेंडेंट मतलब रिसर्चर, ये जो मीटिंग हुआ ब्रिक्स का इन ब्राज़ील, ये एक भारतीय डिप्लोमेसी का या फॉरेन पॉलिसी का एक ये सोच लीजिए कि इट इज़ अ स्टार ऑफ दैट पॉलिसी। देखिए, प्रेसिडेंट लूला जो लास्ट ब्रिक्स मीटिंग हुआ था भारत में, भारत ने सभी लोगों का कितना सुंदर स्वागत भी किया। और इस बार उन्होंने उनका जो प्रेसिडेंटशिप था ब्राज़ील गया और प्रेसिडेंट लूला ने उसको आगे बढ़ाया। ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द मोस्ट सनातन धर्म फ्रेंडली कंट्रीज बाय द वे। और वेरी सरप्राइजिंग कि एक पोर्चुगीज कॉलोनी, मैं उसको अभी भी कॉलोनी मानता हूँ, बिकॉज उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ, नेटिव इंडिजिनस ब्राज़ीलियंस के साथ न्याय नहीं किया है, बट स्टिल nonetheless they have turned towards Sanatan Dharma, so the future of Brazil looks very bright in that continent. और उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसा है कि ब्राज़ील इज द ओनली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका बाय द वे। बाकी सारी कंट्रीज में अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन ब्राज़ील में स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसमें अमेरिकन एजेंसीज गड़बड़ी फैलाती रहती हैं, बिकॉज उनका डॉक्ट्रिन है कि अमेरिका के साउथ में कोई भी पनप ना पाए एक्सेप्ट अमेरिका, ताकि वो उनके मार्केट बने रहे। ये उनका स्ट्रेटेजी है। उसका पहला मोनोपोली ब्रेक किया था चाइना ने। चाइना ने वहाँ पे शिप्स को कंट्रोल, पोर्ट्स को कंट्रोल किया, एंड थ्रू ट्रेडिंग दे डंप लॉट ऑफ गुड्स इन साउथ अमेरिका। उसके बाद जो है
भारतीय एक्सपोर्टर्स ने उसको कंट्रोल किया। तो इससे देखिए चाइना और भारत जो है एक सेगमेंट में बहुत कम्पीट करते करते थे, वो था टू व्हीलर्स मार्केट और साथ में महिंद्रा की कार्स। तो नाउ इफेक्टिवली भारतीय मैन्युफैक्चरर्स लेड बाय बजाज have replaced motorcycles or two wheelers in entire South America. They control the market, literally, including Mexico. मेक्सिको अपने आप को लैटिन अमेरिका का पार्ट नहीं मानता है, मेक्सिको अपने आप को नॉर्थ अमेरिकन का पार्ट मानता है। तो इसलिए मेक्सिको जो है कहीं का भी नहीं, एंग्लो सैक्सन एक्सेप्ट नहीं करते उसको और साउथ अमेरिकन उसको फॉरेनर मानते हैं। तो दोनों जगह से वो अनएक्सेप्टेड रहता है। बट नॉनदलेस इस बार क्लाउडिया शेनबॉम ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को उस एज एन ऑब्जर्वर भेजा, जिसमें काफ़ी बौएं तन गई अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका मेक्सिको को अपनी एक कॉलोनी मानता है और मींस एक प्रोटेक्टोरेट मानता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेक्सिको सिक्योर करना। वो चाहता है कि सदर्न बॉर्डर्स जो है इमिग्रेशन भी रुके, प्लस मेक्सिको रिमेन्स ए बफर कि कोई उस पर आक्रमण न कर पाए लैंड फोर्सेस के थ्रू। नाउ प्रधानमंत्री ने 2 स्पीचेस दी और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पीचेस हैं ये ब्रिक्स का डायरेक्शन सेट करती हैं। देखिए आपने देखा होगा कि मैंने कभी ब्रिक्स को क्रिटिसाइज नहीं किया आज से पहले, कभी भी नहीं किया। और मुझे लग रहा था और काफ़ी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आए बाहर पूरी दुनिया में कि ब्रिक्स हैज़ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। मैंने कभी इसको ऐसा माना नहीं, बिकॉज ब्रिक्स जो था वो टर्म ही बनाई गई थी गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। वो इवॉल्व टीम टर्म नहीं है, गोल्डमैन सैक्स ने बनाई थी पहले टर्म वो, फॉर देयर ओन हाईलाइटिंग द चैलेंजेस फॉर अमेरिका। उन्होंने अमेरिका के लिए रिपोर्ट बनाई थी। नाउ ब्रिक्स इज एन अपेरेंट सक्सेस, लेकिन ब्रिक्स में जो एक कमी थी वो थी कि उसके पास मार्केट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, दिख नहीं रहे थे, और ब्रिक्स के अंदर कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं दिख रहा था कहीं पर भी। मतलब एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, आई अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, लेकिन वो जो एक मोटिव होता है कि कुछ करना है लोगों के लिए, उसके लिए वो एक फोकस नहीं था उसके लिए। पहली बार ऐसा हुआ, एक टेक्नोलॉजी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला और दूसरा उन्होंने बोला पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर। उन्होंने वेरी क्लियरली डिफाइन किया कि टेक्नोलॉजी में ग्लोबल साउथ को इंक्लूड करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ इंक्लूड करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द ग्लोबल साउथ करना पड़ेगा। देखिए इसके पहले क्या हुआ था, G7 बना, G7 से किसी को फायदा नहीं हुआ। उसमें सेम कॉलोनियल पावर्स वर एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज। लेकिन पहली बार ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, अब पहली बार जो ये डायरेक्शन बना है कि ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे लिटरली ऐसा लगा कि ब्रिक्स कैन इजीली रिप्लेस यूनाइटेड नेशंस। मतलब यूनाइटेड नेशंस विल बी अ वेस्टर्न डोमिनेटेड बॉडी वर्सेस ब्रिक्स, ऐसा मुझे लगा कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको भी अलग कर दिया और मुझे आई लव द वे द अप्रोच हैज बीन टेकन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दूसरे दो लोग जियोपॉलिटिक्स खेलते हैं, भारत राजनीति खेलता है, और ये भारत का इतिहास है। भारत सबके भले के लिए काम करता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में उन्होंने जो बोला कि भारत में रिसर्च सेंटर बनना चाहिए ब्रिक्स का, भारत से आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए, तो भारत ने अपनी सनातन वैल्यूज को ब्रिक्स का एक ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रस्तुत किया वेरी स्ट्रांगली, और उसको सभी देशों ने एक्सेप्ट भी किया। दिस इज अ मार्वलस मोमेंट फॉर भारत। दूसरा, उनकी बहुत सारी पंच लाइन है, जैसे कि मतलब उन्होंने एक बड़ा अच्छा मॉडल दिया कि 21st सेंचुरी कंप्यूटर वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ 20th सेंचुरी टाइपराइटर। मतलब एक ऐसे उन्होंने दिया उदाहरण कि भाई टाइपराइटर की पावर से तो नहीं चलाओगे एआई को। उन्होंने बड़ा कटाक्ष भी मारा उन्होंने। और दूसरा उन्होंने बोला कि ओल्ड इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, उसमें आप 2/3 मेजोरिटी ऑफ 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को आप अलग रखते हो, वो कैसा इंक्लूसिव मॉडल है। तो उन्होंने क्वेश्चन भी किया वेस्टर्न डोमिनेशन को, पर्टिकुलरली लेड बाय यूएसए एंड यूके, पर्टिकुलरली लेड बाय बोथ दीज टू कंट्रीज, कि वेस्टर्न डोमिनेशन में आपकी वजह से किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप तो ओल्ड 1945 के मॉडल में फंसे हुए हो। तो इट वाज ए वेरी आइडियोलॉजिकल, मतलब ये इसको वेस्टर्न ऑडियंस भी एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं तो ये सोचता हूँ कि अमेरिकन लीडरशिप अगर इस स्पीच को सुने, दे विल गेट सम सेंस आउट ऑफ इट, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज स्पीकिंग दिस वर्ड्स।
और इस तरह की स्पीच किसी और ने दी नहीं। तो आपने देखा होगा कि सभी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द सेंटरपीस एवरीवेयर। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी में इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, fifth largest manufacturing power, one of the top 10 defense manufacturers, one of the top 3 pharmaceutical manufacturers, one of the largest agricultural countries, one of the largest producers of milk and dairy products, and that too all organic. तो अभी भारत का जो ये कैपेबिलिटी है, प्लस वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप स्पेस एक्सप्लोरर्स, अब प्रधानमंत्री ये इस पोजीशन से बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री, और मोदी जी ने उसको सबके सामने रखा फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल साउथ कि टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स ऑफ इंडिया, टेक एडवांटेज। उससे दो बेनिफिट होंगे, प्लस एक तो बेनिफिट होगा कि भारत की टेक्नोलॉजी जो है विल बी वाइड स्प्रेडली यूज, जो दुनिया यूज करेगी, एंड दैट इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ ह्यूज रेवेन्यूज एंड ह्यूज जॉब जनरेशन इन भारत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे भारतीय यूथ हैं, भारतीय जो आर्ट्स, मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स कॉमर्स के जो लोग हैं, दे कैन टेक ए ह्यूज एडवांटेज ऑफ दीज कंट्रीज। ग्लोबल साउथ का दरवाजा खोला एक तरीके से। अच्छा, इसमें आपको क्वेश्चन तो पूछिए, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। नहीं, वी आर गोइंग गुड। अर्जेंटीना के ऊपर भी आएंगे जी। अच्छा, तो देखिए गायत्री जी, इसके पहले किसी भी बड़े देश ने, मेजर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, भारत इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, represent 17.5% ऑफ ह्यूमैनिटी। तो किसी भी मेजर कंट्री ने विश्व के लिए बात नहीं किया, सभी मेजर कंट्रीज ने अपने लिए बात किया, हाउ दे कैन ओपन द मार्केट्स। ये पहली बार ऐसा हुआ है वेयर भारत हैज बीन प्रेजेंटेड एज ए सोर्स ऑफ आइडियाज, सोर्स ऑफ इनोवेशन एंड सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय समबडी। ये अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको देखें, लाइक भौतिक तरीके से देखें, तो दिस इज ए द आर्ट ऑफ ए सेल्समैन, कि उन्होंने भारत की सर्विसेज को दुनिया के पटल पे रखा, और ब्रिक्स से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था, क्योंकि ब्रिक्स कंबाइंड जो उसका ट्रेड है, इट कंट्रोल्स अराउंड 32% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। उसके कंपैरिजन में जो G7 है, विच कंट्रोल्स अराउंड 28% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और दैट टू बिकॉज ऑफ द रिजर्व करेंसी स्टेटस। अगर वो रिजर्व करेंसी स्टेटस का अगर जाता है, दे कैन नॉट कंट्रोल एनी मार्केट। अच्छा, करेंसीज पे बात हुआ, तो भारत का यूपीआई is being used by around 25 to 35 countries right now, and it is increasing. और भारत ने यूपीआई को इन देशों में भी उसको एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रपोज भी किया। प्लस भारत ने एक, ये साइड मीटिंग्स में हुआ है सारा, बिकॉज देयर वर हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग एंड देयर वर साइड मीटिंग्स आल्सो गोइंग ऑन। प्लस भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जब जियो ग्लोबल साउथ को ब्रिक्स से कनेक्ट करने की कोशिश करी, इसके पहले इतिहास में कभी हुआ नहीं। लास्ट टाइम भारत में एक कोशिश की गई थी, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन दिस टाइम वो इट हैज हिट द, बोलते हैं हिट द बुल्स आई। अब मेनी कंट्रीज वांट टू सी ब्रिक्स बीइंग द वॉइस, इट्स ए पावरफुल ग्रुपिंग, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये चाइना को पसंद नहीं है, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं है, ये किसी भी भारत के दुश्मनों को पसंद नहीं है, इंक्लूडिंग चाचा सैम। चाचा सैम को भी पसंद नहीं है, क्योंकि चाचा सैम तो बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि ब्रिक्स को इज ए थ्रेट टू अमेरिका। पर चाचा सैम को समझा है कि ब्रिक्स का टर्म ही गोल्डमैन सैक्स का है, भारत का नहीं है, न रशिया का है, न चाइना का है, किसी और देश का नहीं है। साइडलाइंस जो मीटिंग्स हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो रामाफोसा के साथ हुई, वियतनामीज प्रेसिडेंट के साथ हुई, मलेशियन प्रेसिडेंट के साथ हुई, फिर उसके बाद क्यूबा के प्रेसिडेंट के साथ हुई ऑन द साइडलाइंस। तो ये सब देश साइडलाइंस में मिले प्रधानमंत्री मोदी से। और ये इन देशों के मीटिंग्स पे एक आपको बड़ा आपको जो मालूम ही है कि क्यूबा को अमेरिका पसंद नहीं करता है ना, वहाँ पे मदुरो भी थे, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट भी थे। क्यूबा को पसंद नहीं करता, वेनेजुएला को पसंद नहीं करता। अमेरिका को कोई दुश्मन चाहिए लड़ने के लिए, बस उसको कहीं ना कोई प्रॉब्लम चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ दे मेक देयर मनी। तो लेकिन वहाँ पे वो भी थे, प्रधानमंत्री उनसे भी मिले,
क्यूबा से जो बात हुई वो सबसे अमेजिंग बात है। ट्रेड की जो बात करी उन्होंने, एक तरीके से क्यूबा को भारत ने ग्रीन सिग्नल दिया फॉर यूजिंग इंडिया एज ए मार्केट। क्यूबा के पास बहुत अच्छी चीजें हैं एक्सेप्ट द सिगार्स, क्यूबन सिगार्स आर आल्सो वेरी गुड। अमेरिका में बैंड है, तो भारतीय लोग तो दबा दबा के लेकर आएंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन फिर भी देर आर मेनी अदर थिंग्स क्यूबा प्रोड्यूसेस विच आर ऑर्गेनिक, नॉन जीएमओ। और तो भारत ने एक तरीके से क्यूबा को लाइफलाइन दिया। वियतनाम इज वन ऑफ द टॉप अमेरिकन ट्रेड पार्टनर्स टुडे, और वो इसलिए हुआ क्योंकि चाइना से जब अमेरिका जो बात करा डीकपल करने की, तो चाइनीज कंपनी सेट अप देयर शॉप इन वियतनाम, एंड वियतनाम बिकेम द लार्जेस्ट सप्लायर एज ए फ्रंट फॉर चाइना। क्योंकि देखिए, ट्रेड में कोई दुश्मनी होती नहीं है, ट्रेड में वेर एवर द ट्रेड फ्लोज इट फ्लोज। लेकिन जो भारत और वियतनाम का जो वापस भारत ने वियतनाम को आर्म भी किया है विद ब्राह्मोस, सेलिंग आकाश, एंड प्रोबेबली अगर तेजस में इंडियन इंजन्स होंगे तो इट विल बी सोल्ड। लेकिन अभी तक इंडियन इंजन्स नहीं है, इसलिए शायद इट विल बी अ प्रॉब्लम बिकॉज वियतनाम हैज ए प्रॉब्लम विद अमेरिकन वेपन्स। लेकिन ये जो डील है वियतनाम से, वियतनाम को अमेरिका बड़ा कॉशियसली देखता है। तो ये जो साइड मीटिंग्स हैं दे आर मोर कंसर्न टू अमेरिका, क्योंकि साइड मीटिंग्स में मेजर डील्स की बात हो रही है। मलेशिया जो भारत का हमेशा अपोज करता है, भारत उसके साथ ट्रेड एक्सपेंशन की बात कर रहा है बिकॉज भारत का लुक ईस्ट पॉलिसी है। सो हम मलेशिया अमेरिका को घेरने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? देखिए क्या है कि ये जितने भी साउथ अमेरिका में देश हैं, वेदर इट इज ब्राजील तो ओपनली अपोज लॉगरेट्स पे रहता है, प्लस यू हैव वेनेजुएला, प्लस यू हैव क्यूबा, ये सब अमेरिकन के दुश्मन देश हैं सबके सब। तो ये लोग अपोज करते हैं अमेरिका को हर जगह। तो इनके साथ भारत की दोस्ती रेड फ्लैग्स उठाती है वॉशिंगटन डीसी में। तो एक तरफ से अमेरिका जो है मैक्रो डील को अब मिनी डील होने वाला है उसका, अमेरिका का, और साथ में भारत इन देशों के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है जहां से अमेरिका को प्रॉब्लम है, जहां पे अमेरिका ने बहुत इंटरफेयर किया है टू प्रोटेक्ट सिंस द कोल्ड वॉर टाइम 1963 टाइम्स, 1960s एक्चुअली, अर्ली 60s 59। तो दैट्स व्हाई अमेरिका हैज अ प्रॉब्लम। एक तरीके से देखा जाए तो भारत उसको घेर भी रहा है एक तरीके से बाय क्रिएटिंग फ्रेंडली कंट्रीज। और यहाँ पे अभी क्या होगा, एक बार दोस्ती बढ़ेगी, देन इंडियन वेपन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन, एंड देन ग्रेजुअली इंडियन डील्स विल आल्सो कम इन। इस एंगल से आप देख सकते हैं, बट ओवरटली भारत ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, ना भारत का ऐसा कोई प्लान है ओवरटली। लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, अगर आप अपने मेरे दुश्मन के दोस्त हैं तो आप भी मेरे दुश्मन हुए। तो इफ अमेरिका ट्रीट्स इंडिया एज एन एनिमी कंट्री बाय आर्मिंग पाकिस्तान, तो भारत ने एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट खोला है कि भाई वी आर द पीस लवर्स एंड वी आर ओपनिंग पीस एग्रीमेंट्स विद ऑल दीज कंट्रीज। इससे इन कंट्रीज को बहुत फायदा होने वाला है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नाविक का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ने वाला है और पूरी दुनिया में पहुंचने वाला नाविक एज ए जीपीएस ऑल्टरनेटिव। So most of these countries are tired of American GPS systems because American GPS systems are also used in warfare. तो उसके लिए नाविक will be a very good option of a friendly country providing them GPS kind of system for navigation. राइट। तो जितनी भी स्ट्रैटेजिक स्पेस थी यूएस अमेरिका की, वो सारी भारत धीरे धीरे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेशर टैक्टिक्स में इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? जी देखिए, सी भारत की डिप्लोमेसी इज लुकिंग फॉर पीस एंड prosperity for भारतीय people. We have 1.4 billion people to feed. So ये अमेरिकन जो है जिस तरह सोचते हैं, फॉर देम एवरीबडी इज एन एनिमी। अगर भारत is trying to make peace and increase its trade with these countries which America doesn't like, so for Americans it looking like कि ये हमको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भारत का ऐसा कोई प्लान नहीं है। भारत अपना स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ा रहा है। अब अभी इसी फ्रेंडशिप को आप स्ट्रेटेजिक रीच में भी आप देख सकते हैं कि ये भारत की रीच ज़्यादा बढ़ रही है। सपोज अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है और इंडियन अमेरिकन से गेटिंग टारगेटेड, अभी आज एक वीडियो आया था, तो भारतीय लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से भागकर? सो ऑल दीज एवेन्यूज आर ऑल्सो ओपन नाउ फॉर इंडियन अमेरिकन कि अगर अमेरिका में सिचुएशंस आर अनलिवेबल एंड अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन, तो ये सब ऑप्शंस हैं भारत के पास इस समय, भारतीय ओरिजिन के लोगों के पास। मैं किसी को पैनिक नहीं बोलना चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग
कि भारत इज हेल्पिंग यू, गिविंग यू एन ऑप्शन, जैसे अफ्रीका में किया गया था और फिर भारतीय एक्सोडस हुआ था, सेम प्लानिंग दिख रहा है यहाँ पर भी अमेरिका में। बट भारत का ओपनिंग अप, एक्सोडस, आप किसकी एक्सोडस की बात कर रहे हैं सर? नहीं, इंडियन अमेरिकन का जो अफ्रीका से हुआ था ना पहले। तो अभी इस तरह का जो प्रोग्राम चल रहा है मागा क्राउड का और ऑल दिस थिंग्स विच आर नॉट लुकिंग गुड ऑन सोशल मीडिया, इस समय नहीं अच्छा लग रहा है एंड पीपल आर नोटिसिंग दैट। आपने मुझसे अर्जेंटीना के बारे में पूछा था पहले ना। अर्जेंटीना का इतिहास आपको जानना जरूरी है। अर्जेंटीना एक प्योर, इसको बोलते हैं पेनिनसुलारिस, प्योर स्पेनिश जो ब्रीड है किंग्स की, वो एस्टेब्लिश किया गया था, एन एक्सक्लूसिव कॉलोनाइज्ड टेरिटरी फॉर स्पेनियर्ड्स, इलीट ऑफ स्पेनियर्ड्स। और वहाँ पे नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन थोड़ी कम थी, लेकिन वहाँ पे महान हत्या, मतलब मैसेकर्स हैपेंड इन अर्जेंटीना बाय द स्पेनियर्ड्स। उसके बाद स्पेनियर्ड्स ने, बिकॉज दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द एंग्लो सैक्सन्स, उन्होंने वहाँ पे हिटलर के लोगों को भी शरण दिया। ऐसा बोला जाता है कि हिटलर ने अर्जेंटीना में रिटायर किया, इसलिए आपको अर्जेंटीनियंस जो मिलेंगे वो काफ़ी यूरोपियन ब्रीड के मिलेंगे, एंड दे कंसिडर देमसेल्व्स मोर यूरोपियन और प्योरर देन यूरोपियन ऑल्सो। उस कंट्री में जाके, इसे वाइट कंट्री टोटल, और बट उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज आर वेरी बैड क्योंकि इट्स टू फार, और प्लस दे दे हैव ए, कुछ उनका पॉलिसीज में प्रॉब्लम है, प्लस दे वांट टू हाइड सम थिंग्स। लॉट ऑफ हिस्ट्री है वहाँ पे जर्मन नाजीज का। वहाँ पे जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब मैं आपके शो में बताया था पहले कि हवियर मिले के साथ जो मीटिंग किया, उसका एक मेन रीजन था हवियर मिले हैज ए मेजर से इन न्यूयॉर्क, IMF एंड अदर प्लेसेस। तो इसकी वजह से किया, एंड एट द सेम टाइम ब्रिक्स में एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस अर्जेंटीना को लाना। सी, अर्जेंटीना को पसंद नहीं है कि इट विल बी काउंटेड अमंग्स ग्लोबल साउथ, क्योंकि ग्लोबल साउथ का जनरल इंप्रेशन है कि ये ब्राउन और काले लोग हैं, जनरल इंप्रेशन है। तो अर्जेंटीना वुड नॉट लाइक टू बी देयर, लेकिन अर्जेंटीना के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स अमेरिकन उसको कुछ देने वाले नहीं है, तो इसके पास कोई चारा नहीं है। तो बाय गिविंग ए ग्रीन लाइट टू अर्जेंटीना, और ये अर्जेंटीना को इंक्लूड करना उसमें, इट्स ए स्ट्रेटेजिक प्ले बाय इंडियन डिप्लोमेसी, क्योंकि वहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है इन ए बिग वे। तो आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो साउथ अमेरिका विजिट है एंड ब्रिक्स का विजिट है पर्टिकुलरली, इज ऑल्सो टू काउंटर द ग्लोबल स्टैंडिंग ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ट्रेड वॉर के जैसे भी आप देख सकते हैं कि इंडिया वांट्स टू प्रमोट देयर ट्रेड प्रोडक्ट्स विच आर बेटर क्वालिटी देन चाइनीज, और एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करना, जिसका फ़ायदा भारत को होगा UN रिफॉर्म्स में। और उस पर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो ग्लोबल साउथ को ब्रिक्स के साथ कनेक्ट किया, फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि ब्रिक्स का जो वॉइस है, ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है, ब्रिक्स का जो वॉइस है, इनिशियली G20 से स्टार्ट किया था, जब भारत में हुआ था G20 ग्लोबल साउथ, उन्होंने वहीं से उठाना शुरू किया था। G21, G21, फिर ब्रिक्स में अब इन्होंने स्टार्ट किया SG। बट दे आर ट्राइंग टू, प्रधानमंत्री ने फिर वहाँ पे कटाक्ष किया टेररिज्म के ऊपर और बोला कि टेररिज्म के सिंपैथाइजर्स नहीं हो सकते, perpetrators are different than the victims and also the aggressors are different than। तो उन्होंने वापस उसको UN से कनेक्ट किया कि UN has lost its relevance in the world. International bodies dominated by the West, old colonial powers, has dominated the world for no use for the global South। आप इसको देखिए कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो भारत का था, अब उसी को बोला जाता है ग्लोबल साउथ। तो भारत का ये फॉरेन पॉलिसी है फ्रॉम 1947, अभी का नहीं है। सो इट हैज बीन कंसिस्टेंट, नाम बदला है लेकिन इट हैज बीन कंसिस्टेंट, और ये किसी को पसंद नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ 2-3 साल पहले एक यूरोपियन रिपोर्टर ने म्यूनिक में या कहीं पर पूछा था जयशंकर जी के साथ, आप किस कैंप में हैं? तो जयशंकर जी ने बोला था, हम अपने कैंप में हैं, वी आर इन द कैंप ऑफ इंडिया। वेरी स्ट्राइकिंग आंसर। ये वही उसी पॉलिसी का फर्दरेंस है। लेकिन UN इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना एंड देन नाटो जैसे इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना, और ये वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पहली बार एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने
या इसके पहले भी बोल चुके हैं, एक्चुअली लास्ट G21 में भी बोला था उन्होंने, लेकिन इस बार वाज मोर प्रोनाउंस्ड बिकॉज कमिंग फ्रॉम द लैंड विच हैज रन द मैक्सिमम फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस। साउथ अमेरिका पे तो बहुत ज्यादा दे उसमें सबसे ज्यादा टैक्स हुए हैं साउथ अमेरिका के ऊपर। प्लस NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो चाइना में बेस्ड है, जो बैंक है, उसके अंदर रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि हाउ द प्रोजेक्ट्स फॉर दीज जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं फॉर ग्लोबल साउथ मस्ट बी क्विकली क्लियर्ड इन दोज बैंक थ्रू दैट बैंक, और भारत इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन दैट बैंक। तो एक तरीके से टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन जो है पैरेलल टू द वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि IMF का नाउ हैज बीन यूज्ड टू कितनी बार पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए किया गया है विद अमेरिका, has been used to rescue other terrorist countries. So now putting NDB for task of rescuing global south is a very remarkable speech, very remarkable कि at least भारत के proposal जो है it is going to create a more avenues for these countries जो कि स्वयं कुछ कर नहीं सकती हैं because of western games। मुझे ऐसा भी लगता है गायत्री जी कि there is a consolidation also happening। ऐसा होगा कि जैसे कोई विम्सिकली डिवाइडेड कंट्रीज था, जैसे कॉन्गो, रुवांडा अफ्रीका में, और नॉर्थ सोमालिया, साउथ सोमालिया, नॉर्थ सुडान, साउथ सुडान, ये जो डिविजन्स हुए थे वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से, सो दैट दे कैन स्नैच मोर रिसोर्सेज। उस पे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि रेयर अर्थ शुड नॉट बी द प्योर सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द वेस्टर्न ओल्ड बॉडीज, इट शुड बी द कलेक्टिव ग्लोबल हेरिटेज, सबको मिलना चाहिए उसमें पैसा। तो देयर इज अ मोर इक्विटी और डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज जिस देश से आए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सारी वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर उन्हीं रेयर अर्थ के पीछे लगी हुई है, वेदर इट्स अफ्रीका, और भारत जो बोल रहा है कि वहाँ की कंट्रीज को भी सशक्त होना पड़ेगा, और करप्शन जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है उस पर भारत इज गिविंग ए बिग हेल्प यूजिंग ग्लोबल साउथ। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि अगर उन कंट्रीज को हेल्प नहीं देगा कोई और, दे विल गेट कैरिड अवे, उनको बेचना ही पड़ेगा वहां पे। व्हाट वी आर सीइंग द प्रॉब्लम्स इन अदर वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज नाउ। तो गायत्री जी, ऑल दीज थिंग्स आर एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन मुझे लगा, और कहीं पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, एंड आई पुट दैट ऑन रिकॉर्ड फॉर एवरीबॉडी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरा एनालिसिस है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं ऐसा नाम नहीं लिया किसी देश का, बट दे आर हिंटिंग टू ऑल दीज पीपल जिसको हम पहले से जानते हैं, है ना। तो ओवरऑल ए वेरी पावरफुल मूव बाय भारतीय गवर्नमेंट एक्चुअली। इंटरेस्टिंग चीजें जिस तरीके से पहले एशियन सबकॉन्टिनेंट जैसा ही कहते हैं, एशियन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहने से प्रॉब्लम होती है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मैं अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जब भी रेफर करें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉट एशियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते थे, नाउ द टाइड्स हैव टर्न्ड, नाउ इट्स योर टर्न। आपके आसपास बहुत प्रॉब्लम है, आपने मेक्सिको में, कोलंबिया में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, पनामा कनाल में, आप कनाडा में, आप जहां देख लीजिए आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। तभी तो वक्त बदलता है, वक्त बदलने का समय आ चुका है, मोदी जी उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। द मूव इज फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द अटलांटिक वन। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली इट्स नॉट मैगी नूडल्स की 5 मिनट में बन जाएगा, it will take time, wait for 2-3 years and we'll see the results very fast. Thank you so much Adi bhai for joining. जाने से पहले सभी viewers को बताना चाहूंगी कि मेरा Twitter handle, मेरा what do you say, my Instagram, all the things are there in the description box. प्लीज आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमसे जुड़ें। इंस्टाग्राम पे मेरे शॉर्ट्स हैं वीडियोस के, वहां आपको द वेरी स्पाइसी वंस यू विल गेट इट देयर। ट्विटर पे यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड आल्सो ऑल्टरनेट मीडिया का भी अपना ट्विटर हैंडल है। एंड टेलीग्राम में हम जो आर्टिकल्स डालते हैं, वी पुट द सोर्सेज along with best analysis available and also important information that you don't find it generally out open. बहुत selected and very elite group of people are managing the telegram channel, और हम उसमें बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, क्योंकि सारी चीजों पे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लाइक करें, वहां पर भी हमें ज्वाइन करें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं
तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। अब फीडबैक के लिए मैंने बता ही दिया, आप मुझको फीडबैक कहीं पर भी दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।